हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो सेशन में स्वागत है जहां हम यूपीपीसीएस से संबंधित क्वेश्चंस की एक सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीपीसीएस का जो क्वेश्चन बनाने का पैटर्न है वो किन किन विषयों से संबंधित है, खासकर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। कभी आप इस सीरीज़ को या इस वीडियो सीरीज़ को अच्छे से देखेंगे तो आपके कम से कम 2 क्वेश्चन परीक्षा में संभावित क्वेश्चनों के बनने की संभावना है। तो आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और इसी प्रकार आगे भी हम नए नए विषयों से संबंधित सीरीज को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। यदि आप स्पोर्ट्स क्वेश्चन सीरीज़ की बात करें तो इसमें हम थोड़े से पहले कुछ क्वेश्चंस, कुछ ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका जो फोकस है, फोकस एरिया वो किस चीज़ों को लेकर है। जैसे आप 2018 का एक क्वेश्चन देखेंगे, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड इन 2018। तो क्या यूपीपीसीएस का ध्यान इस दिशा में है कि कितनी टीमें किसी खेल या ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें भाग ले रही है। देखेंगे आगे और क्या इस प्रकार की थीम्स को इन्होंने रिपीट भी किया है या हमारे पास करंट से संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन इससे बनेंगे, उसको आगे जानने की और कोशिश करेंगे। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा, पैरा एथलीट दीपा मलिक हु हैज़ बीन अवॉर्डेड राजीव गांधी खेल अवार्ड, वो किस खेल से संबंधित है। तो क्या यूपीपीसीएस का ध्यान किसी गेम से संबंधित प्लेयर और उससे संबंधित वो किस गेम से है इस पे है, क्या वो मैच द कॉलम देता है, आगे और जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा जैसे 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर होस्ट किया गया 2020-21 का। तो आपको क्या भारत में खेल से संबंधित बड़ी कोई घटना हुई है और वो किस जगह पर हुई है, क्या ये आपको ध्यान रखना होगा। इससे संबंधित और जानकारी हम जुटाएंगे आगे पे आगे। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, भारत का कौन सा फुटबॉल क्लब ऐसा पहला क्लब बना है जो नास्टक बिल्डर्स न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वेयर्स में शामिल किया गया है। तो आप जानते हैं मोहन बागान जो भारत का सबसे बड़ा क्लब है, लेकिन क्या करंट में इससे संबंधित कोई और न्यूज़ थी, उसको देखेंगे। फिर जैसे अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, विमेंस सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट बारबोरा क्रेजसिकोवा किस कंट्री से संबंधित है। तो क्या बड़े किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हुआ खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी किस देश से हैं, क्या यूपीपीसीएस इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। आगे इन्होंने क्वेश्चन पूछा जैसे अभी हमने देखा था दीपा मलिक का कि दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है, उसी प्रकार इन्होंने अगला क्वेश्चन एक और पूछा टाइप कि प्लेयर का नाम और उन्होंने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता। तो अभी हमारे पास ओलंपिक हुआ है, पेरिस ओलंपिक जैसी बड़ी घटना हुई है, तो उससे संबंधित करंट में क्या क्वेश्चन संभावित हैं उनको भी अभी हम ध्यान से देखेंगे। आप इसी वीडियो के साथ आगे जुड़े रहिएगा। आगे आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, विच इंडियन प्लेयर हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन मेंस 2000 मीटर्स बटरफ्लाई स्विमिंग इवेंट कोपेनहेगन में जो हुआ था अप्रैल 2022 में। तो आपके सामने तरह तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके लिए जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी एक बार नज़र में आ जाए तो ये क्वेश्चंस आपको नंबर दे के ही जाएंगे। इसीलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जैसे, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो 2022 जनवरी में हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस 45th वर्ल्ड ब्रिज चैम्पियनशिप विच फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। द चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड इन इटली। इंडियन टीम वन सिल्वर मेडल इन द गेम फर्स्ट टाइम। तो आपके सामने अब कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या सिंगल वर्ड वाले जो क्वेश्चंस थे वो आपसे तभी बनेंगे जब आपका माइंडसेट इन तथ्यों से संबंधित क्लियर कट होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, लेकिन कुछ चीज़ें यदि आप एक दो बार इस वीडियो को यदि दोहरा लेते हैं तो इसमें आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन से डील कर पाएंगे और आपके कम से कम दो क्वेश्चन यहाँ से पक्का शॉर्ट
पक्का श्योर यहाँ से बन जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो करंट से संबंधित विषय थे उनको यहाँ पे हमने कंपाइल किया है स्पोर्ट्स से संबंधित। एक और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमें और क्या आपको किन विषयों से संबंधित और वीडियो चाहिए, तो उससे संबंधित हम और इसमें प्रयास करेंगे। जैसे आपके सामने पहला जो विषय है वो है पद्म पुरस्कार से संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशिष्ट व्यक्तियों को 2024 के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार प्रदान किए। अब ये प्राप्तकर्ता कौन कौन है? तो इसमें आपके प्राप्तकर्ता समूह में एम वेंकैया नायडू, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्थुप और टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना शामिल हैं। क्योंकि पद्म पुरस्कार भारत का एक सर्वोच्च तो भारत रत्न है, लेकिन पद्म पुरस्कार भी अपने आप में मायने रखता है। इसकी 3 श्रेणियाँ वो भी हम देखेंगे। तो इस पुरस्कार के विजेता क्या एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि किन किन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपके सामने एक नाम है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदुवेश्वर पाठक और भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब हो सकता हो वो आपसे एक अलग टाइप का क्वेश्चन बनाकर पूछ ले कि पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है, और आपको 4 ऑप्शन दे दे, भरतनाट्यम दे दे, मोहिनीअट्टम दे दे, या फिर केरलट्टम या कथकली। तो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि उन्हें भरतनाट्यम है, क्योंकि उन्हें तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, करंट में न्यूज़ था। तो इस प्रकार ये आर्ट एंड कल्चर से भी आपका जुड़ता है। हर सब्जेक्ट एक दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ता है, तो आपको इन चीज़ों को लेकर यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि आपका ज्ञान का दायरा कहाँ और कब काम में आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सूची में हम इस साल 5 पद्म विभूषण देखे गए हैं, 17 पद्म भूषण दिए गए हैं और 110 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। अब पद्म विभूषण अवार्ड 5 दिए गए हैं। पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं शामिल हैं। 8 विदेशी NRI, PIO, OCI व्यक्ति श्रेणी में शामिल हैं। इससे आपको एक और जानकारी मिलती है, क्योंकि कल को यदि इस टाइप के स्टेटमेंट में आपके सामने क्वेश्चन आता है पद्म का, और उसमें एक पॉइंट ये लिख दिया कि पुरस्कार विजेताओं में क्या NRI, PIO या OCI को शामिल किया जाता है, तो आपने इस वीडियो से समझ लिया है कि हाँ, इन व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये आपसे यहाँ से बन जाएगा। आगे इसी प्रकार का एक क्वेश्चन UPSC में पूछा गया है। आप जानते हैं कि UPPCS और UPSC की थीम में बहुत सारे सब्जेक्ट और बहुत सारे टॉपिक आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। तो क्या भारत रत्न और पद्म पुरस्कार से संबंधित ये विषय UPSC में रिपीट हो सकता, UPPCS में रिपीट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है 2023 के बाद धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। क्या क्वेश्चन पूछा था UPSC ने 2021 में? भारत रत्न पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियां हैं। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इसमें बिल्कुल इन्हें उपाधियां माना गया है। 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया है था। बिल्कुल नहीं, ये कथन अपने आप में गलत है। और अगला, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कार की अधिकतम संख्या 5 है, 5 तक सीमित है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इसकी रूल बुक है उसमें 3 तक सीमित किया गया है। तो आपको किसी विषय की जानकारी या सब्जेक्ट की जानकारी डीप में होनी चाहिए। विषय वही है, 4, 5, 6 टॉपिक आते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित, लेकिन आपको डीप में पता होना चाहिए उन विषयों से संबंधित जानकारी को। तो जैसे कि हमने पद्म अवार्ड देखा, अभी दूसरा अवार्ड हमारे सामने भारत रत्न अवार्ड है। इसको भी अच्छे से समझते हैं, जानते हैं क्या है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न राजनीति, शासन एवं कृषि के उल्लेखनीय योगदान हेतु 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया गया। अब 5 व्यक्तियों में एक है कर्पूरी ठाकुर, एक है S स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लालकृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। अब इनका कुछ योगदान है। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी जो है, ये एक जननायक थे और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दूसरे M स्वामीनाथन, इनके बारे में हर कोई जानता है कि हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत के लिए, तो इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नरसिम्हा राव
जो थे वो 1990s में भारत के प्रधानमंत्री थे और इनके समय आर्थिक संकट से भारत को निकलने में जब वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके साथ योगदान से भारत बाहर निकला था। भारत रत्न से संबंधित कुछ दिशा निर्देश हैं कि एक वर्ष में अधिकतम ये 3 व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ तो 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं, लेकिन इसका 2 बार उल्लंघन किया गया है। एक बार 1999 में भी उल्लंघन किया जा चुका है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार उल्लंघन किया जा रहा है। 1999 में 4 व्यक्तियों को दिया गया था, अभी 5 व्यक्तियों को दिया गया है। तो इस प्रकार से ये विषय भी महत्वपूर्ण है। और आगे एक और क्वेश्चन 2023 में यूपीएससी ने पूछा कि जो भारत के खेल पुरस्कार है और उनसे जुड़े विषय क्या हैं, मतलब वो किस लिए दिए जाते हैं। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसके सामने मिलान करने के लिए आया था, किसी खिलाड़ी के द्वारा पिछले 4 वर्ष की अवधि के दौरान शानदार प्रदर्शन हेतु। दूसरा था अर्जुन पुरस्कार, किसी खिलाड़ी के जीवन काल की उपलब्धि के लिए। तीसरा था द्रोणाचार्य पुरस्कार, उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जो टीमों का प्रशिक्षित किया हो। और चौथा था राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जिसमें रिटायर होने के बाद योगदान की सराहना करने के लिए। आपके सामने 4 युग्म थे, इनको आपको सम्मिलित करना था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि केवल 1, केवल 2, केवल 3 और केवल 4 इस प्रकार के यदि युग्म आते हैं तो आपको चारों की करेक्ट जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसमें कोई तुक्के की कोई गुंजाइश नहीं होती, ना ही एलिमिनेशन काम आता है। तो ऐसे विषयों में आपको यदि क्लियर चीज़ें पता है तो आप अच्छे से अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। यदि इन विषयों को अच्छे से जाने तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो 1991-92 में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार का नाम हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। यह 4 वर्ष की अवधि में किसी खिलाड़ी को किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जैसे 2023 के लिए यह पुरस्कार चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को बैडमिंटन के लिए दिया गया। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज का संबंध किस खेल से है। तो ये डबल प्लेयर खेलते हैं बैडमिंटन में। अभी टोक्यो अपना पेरिस ओलंपिक में भी इन लोगों ने भाग लिया था और हालांकि ये सेमीफाइनल में हार गए थे, लेकिन आपको ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो देखते हैं जोड़ी मिलान में क्या लिखा था। जोड़ी मिलान में लिखा था कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्ष की अवधि में शानदार प्रदर्शन है, तो बिल्कुल ये कथन अपने आप में सही हो जाएगा। दूसरा अवार्ड था हमारे सामने अर्जुन पुरस्कार का। अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था। अब आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार जो है वो 1991-92 में स्थापित किया गया है, जबकि अर्जुन पुरस्कार उससे पहले 1961 में स्थापित हो चुका था। इसका नाम अर्जुन पात्र पर है, बिल्कुल महाभारत के। ये पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो क्या यही चीज़ आपकी जोड़ी मिलान में लिखी हुई थी? देखते हैं। जीवन काल की उपलब्धि के लिए, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 4 वर्ष की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। सर्वप्रथम 1961 में ओलंपिक पीके बनर्जी को यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये बहुत बार कभी स्टेटमेंट ये 2-3 आते हैं, उसमें एक स्टेटमेंट इस प्रकार का जाता है कि पीके बनर्जी ओलंपियन को 1961 में ये पुरस्कार दिया गया था। तो कथन सही हो जाएगा, आपको हल्का सा ध्यान रख लीजिए। और इसकी प्रथम महिला जो खिलाड़ी पुरस्कार विजेता है अर्जुन पुरस्कार की, वो है अन्ना लम्सडेन, जो हॉकी खेल से संबंधित है। आगे देखते हैं 2023 में लेटेस्ट में किन्हें मिला है। तो अदिति गोपीचंद स्वामी को मिला है, जिनको तीरंदाजी के लिए मिला है। और मोहम्मद शमी को क्रिकेट के लिए, बिल्कुल अभी जो वर्ल्ड कप में इन्होंने प्रदर्शन किया था उसी के कारण इन्हें ये अवार्ड मिला है। फिर आगे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को शूटिंग के लिए मिला है। तो आपके सामने 3 हैं, एक है अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी के लिए, मोहम्मद शमी क्रिकेट के लिए और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग के लिए इन्हें प्राप्त हुआ है। अगला पुरस्कार था हमारे लिस्ट में द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार को स्थापित किया गया वर्ष 1985 में। तो आपको काल हल्का सा एक पता हो तो आपको बहुत बार एलिमिनेशन में ये चीज़ें भी मदद करती हैं। इसमें प्रथम महिला पुरस्कार विजेता एथलेटिक कोचू रेनू कोहली है, ठीक है अपने आप में। 2023 में जो विजेता थे वो नियमित श्रेणी के तहत ललित कुमार को दिया गया था,
कुश्ती के लिए। और शतरंज में भी आरवी रमेश को ये दिया गया था, जो शतरंज के एक प्रतिभाशाली कोच हैं। आजीवन श्रेणी में जसकीरत सिंह ग्रेवाल को गोल्फ के लिए दिया गया है। तो कई बार वैसे तो अधिकतर इनका फोकस खिलाड़ियों पर होता है, लेकिन खिलाड़ियों के साथ साथ कोच का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला 4 महत्वपूर्ण अवार्डों में से एक है। तो आपको पता हो, हल्का सा नाम सुना हो कि ललित कुमार का संबंध कुश्ती से है, आरवी रमेश का संबंध शतरंज से है, आजीवन श्रेणी में जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ से संबंधित है। तो ये हो गया। अब इसमें देखते जोड़ी मिलान में क्या था। जोड़ी मिलान में था द्रोणाचार्य पुरस्कार का उन प्रतिष्ठित शिक्षकों को सम्मानित जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ी टीमों को प्रशिक्षित किया था। बिल्कुल ये कथन सही हो जाएगा। और अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार 2002 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखने वाली बात है कि जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है वो 1991-92 में स्थापित किया गया था, लेकिन मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार को 2002 में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं। व्यक्तिगत क्षमता में खेलों को प्रोत्साहन देने वाले योगदानकर्ताओं से सम्मानित करने के लिए पुरस्कार लाया गया था। इसे प्राप्त करने के लिए प्रथम विजेता में ओलंपियन मुक्केबाज साहूराज विराजदार और हॉकी खिलाड़ी अशोक दीवान शामिल हैं। तो ये प्राप्त करता है। लेकिन 2023 में कौन थे, तो मंजूषा कंबर। मंजूषा कंबर का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से है। विनीत कुमार शर्मा हॉकी के लिए, कविता सेल्वराज कबड्डी में। तो ये आपको तीनों खिलाड़ियों के नाम पता होना चाहिए, उनके किस खेल से संबंधित है। मंजूषा कंबर बैडमिंटन से संबंधित है, विनीत कुमार शर्मा हॉकी से, कविता सेल्वराज जो है वो कबड्डी से सम्मानित है। ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी भी चर्चा में रहती है। और भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है 1956-57 में स्थापित किया गया था। तो यदि 4 आपके ऑप्शन जाए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, तो आपको यदि पूछा जाए कि सबसे पुराना कौन सा है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो 1956-57 में स्थापित किया गया था। ये एक अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट है जिसमें शीर्ष प्रदर्शन के लिए किसी संस्थान या विद्यालय को दिया जाने वाला अवार्ड होता है। इस पुरस्कार में ट्रॉफी और नकद पुरस्कार दिया जाता है और सबसे पहले से बम्बई विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया था। 2023 में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने समग्र रूप से पुरस्कार को जीता। साथ ही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब प्रथम उपविजेता रही, लेकिन आपको विजेता का ध्यान रखना है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर समग्र विजेता रहा। अगले पुरस्कार की श्रेणी में देखते हैं तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आते हैं। यह पुरस्कार 2009 में स्थापित किया गया था। तो देखा जाए तो सबसे लेटेस्ट में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ही आपके सामने आएगा। यह विकास के लिए संगठन और व्यक्ति को दिया जाने वाला एक प्रकार का पुरस्कार है। श्रेणियों में प्रतिभा की पहचान और सामाजिक जिम्मेदारी का रोजगार विकास के रूप में खेल शामिल होता है। ठीक है। 2023 में जैन डीम्ड वी यूनिवर्सिटी ओडिशा खनन लिमिटेड को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपको ये हल्का सा ध्यान रहना चाहिए, तो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में एलिमिनेशन में काम आ जाता है। आगे कभी आपसे ये पूछते हैं कि नेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार का संबंध किस चीज़ से है, तो इसका संबंध माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ने वाले 2 व्यक्ति थे और ये 1993-94 में प्रस्तुत किया गया था। इस प्राप्तकर्ताओं को पिछले 3 वर्षों में भूमि, समुद्र, वायु पर साहसिक गतिविधि के लिए प्रदान किया जाता है। तो सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित ना होकर ये भूमि, समुद्र और वायु में साहसिक गतिविधि से संबंधित है। तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार आपको ध्यान रखना होगा। इसे अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है और 2022 में स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल को भूमि पे, तुलसी चैतन्य मोथुकुरी को जल में और अंशु कुमार तिवारी को वायु में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। आगे देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है क्योंकि ये पहली बार हमने देखा था कि कुछ ऐसे विषय थे जिसमें पहली बार शामिल किए जाने पर पूछा गया था। तो द बीच गेम 2024 पहली बार भारत में द फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम इन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड एट प्रिस्टीन ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड
घोकला बीच। तो घोकला बीच कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि दीव में है। दीव में ही घोकला बीच। यदि कभी कभी सीधे आपसे लोकेशन भी पूछी जा सकती है तो दीव में है घोकला बीच। आपसे ये जानना होगा कि द बीच गेम फर्स्ट टाइम कहाँ पे होल्ड किए गए हेल्ड किए गए। तो ये कहाँ पे किए गए, घोकला बीच, जो कि दीव में है। और घोकला बीच क्या है, तो एक प्रकार का ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है। इसमें मध्य प्रदेश ने सबसे अधिक मेडल जीते और टेली में टोटल 18 मेडल इंक्लूडिंग, जिसमें 7 गोल्ड मेडल जीते। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा स्टेट पहला आया, तो मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया। सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र रहा जिन्हें 14 मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड थे। और तमिलनाडु, उत्तराखंड, दादर नगर हवेली वगैरह ने 12 मेडल जीते। तो एमपी का ध्यान रखेंगे आप, पहला प्रयास एमपी का था। इसमें कौन कौन से गेम शामिल होते हैं, तो इसमें कबड्डी शामिल होता है, आपका स्कोरट शामिल होता है, मलखम्ब शामिल होता है, स्विमिंग शामिल होता है, बॉक्सिंग होता है, वॉलीबॉल होता है। तो आपको ये नाना प्रकार के गेम दिख जाएंगे। अगला टॉपिक है बेलोन डी ऑर्व अवार्ड। ये अवार्ड जो है वो 1956 में प्रारंभ किया गया था। इस वर्ष ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, वो हुआ है लियोनेल मेसी को, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। और ये 8वीं बार ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी बने हैं। महिला में ये पुरस्कार मिला है एटाना बोनामाती को, जो स्पेन से हैं। तो जैसे खिलाड़ी कौन से देश से क्वेश्चन आया था ऊपर, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि एताना बोनामाती का संबंध किस खेल से है। सबसे पहला तो ये खेल है फुटबॉल से संबंधित थे। और दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस देश से संबंधित है ये महिला। तो एताना बोनामाती आपको यहाँ पे इमेज इसलिए लगा दी है ताकि आपको ध्यान रहे, और ये स्पेन से संबंधित है। लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, सभी जानते हैं। ये यहाँ पे लिखा है, इन्होंने 8वीं बार इसको अवार्ड मिला है। और किस क्लब को क्लब ऑफ द ईयर मिला है, तो मैनचेस्टर सिटी FC1 को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगला टॉपिक है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, जो ODI वर्ल्ड कप था। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 6वीं बार ये टाइटल अपने नाम किया है। इस वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन विराट कोहली ने 765 रन बनाए, 765। सबसे ज़्यादा अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक रहे। क्विंटन डिकॉक का संबंध साउथ अफ्रीका से है। और सबसे अधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिए, जिन्होंने 24 विकेट लिए। फिर अगला विषय जो है वो 37वां नेशनल गेम जो गोवा में आयोजित हुए हैं। तो यदि पूछा जा सकता है आपको कि 37वां नेशनल गेम का कहाँ पर आयोजन किया गया था, तो यह आयोजन गोवा में किया गया था। इसमें सबसे अधिक जो मेडल जीते वो महाराष्ट्र ने जीते, जिसने टोटल 228 मेडल जीते, जिसमें से 80 मेडल गोल्ड थे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा महाराष्ट्र, क्योंकि तो बीच गेम अभी हमने देखा था तो उसमें MP प्रथम स्थान पर रहा था। और महाराष्ट्र को इसी प्रदर्शन के कारण जो नेशनल गेम होते हैं उसमें राजा भलिंद्रा सिंह ट्रॉफी दी जाती है। तो राजा भलिंद्रा सिंह ट्रॉफी का संबंध नेशनल गेम में दिया जाता है। द राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी इज नेम्ड आफ्टर सिंह इज अवार्डेड द टीम विन हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल एट। ठीक है, तो 37वां नेशनल गेम ऑफ इंडिया। ओलंपियन जो थे श्रीहरि नटराज थे, उन्हें सबसे 8 गोल्ड मेडल के कारण सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। और महिला खिलाड़ियों में संयुक्ता पारेसन काले और प्रणति नायक इसमें शामिल थी। तो संयुक्ता पारेसन काले और प्रणति नायक सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी थे। और जो आपके श्रीहरि नटराज थे वो 8 गोल्ड मेडल के कारण सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुने गए थे। ये आपके 37वां नेशनल गेम ऑफ इंडिया कहाँ पे आयोजित किए गए थे, गोवा में किए गए थे। अगला है टॉपिक झारखंड महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023। यह कौन जीता, तो ये जीता भारत जीता। और किसको हरा के, तो जापान को 4-0 से हराकर भारतीय महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 जीता। अगला विषय है एशियन पैरा गेम 2023। एशियन पैरा गेम 2023 में भारत ने 111 मेडल जीते
और 111 मेडल जीतने के साथ भारत 5th नंबर पर रहा अपनी टैली में। तो यदि पूछा जाए कि एशियन पैरा गेम में, यदि सीधा पूछ सकता है एशिया पैरा गेम में भारत ने कितने पदक जीते, तो आपको संख्या ध्यान रखनी चाहिए 111। सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है कि भारत किस टैली में किस स्थान पर रहा, तो 5th स्थान पर रहा। और ये हुआ कहाँ था, तो हुआ था होंगजू में। और एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको कि 29 गोल्ड मेडल भारत ने जीते थे। सबसे अधिक जो जीते वो चाइना ने जीते हैं, सेकंड नंबर पर ईरान रहा, तीसरे नंबर पर जापान रहा, भारत 5वें नंबर पर रहा था। अगला विषय है अबू धाबी मास्टर। यदि पूछा जाए कि अबू धाबी मास्टर का संबंध किस खेल से है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि इस खेल में बैडमिंटन शामिल है, तो इसका संबंध बैडमिंटन से है। इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में जो एकल खिताब जीता है वो है उन्नति हुड्डा ने। तो उन्नति हुड्डा का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। महिला युगल में अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टो इस खेल में पदक प्राप्त किया। तो अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टो का संबंध किससे है, तो ये दोनों का संबंध भी बैडमिंटन खेल से है। एक प्रकार से पीवी सिंधु का क्वेश्चन पहले पूछ चुके हैं, तो आपको इस मामले में देखना होगा थोड़ा अच्छे से। अगला विषय है 19th एशियन गेम। जिस प्रकार से पैरा गेम हुए थे वैसे ही एशियन गेम भी हुए थे। और इन एशियन गेम में चाइना सबसे पहले नंबर पे रहा, दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे पे साउथ कोरिया रहा। भारत चौथे स्थान पर रहा जिसने 107 मेडल जीते। ध्यान रखना है जो पैरा गेम हुआ था उसमें भारत ने 111 मेडल जीते थे, लेकिन जो एशियन जो गेम हुए थे उसमें 107 मेडल भारत ने जीते और चौथे स्थान पर रहा था, उसमें 5th स्थान पर रहा था। इसमें 28 गोल्ड मेडल भारत ने प्राप्त किए। और जो अगला है एशियन गेम वो कहाँ पे होगा, तो जापान के आईची शहर में 2026 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अगला विषय है इंडिया बिकम 8th टाइम एशिया कप चैम्पियन। तो भारत ने 8वीं बार एशिया कप चैम्पियन जीता है और इसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव रहे। 8वीं बार जीता है भारत ने। इससे अगला जो है वो श्रीलंका ने 6 बार जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि श्रीलंका ने 6 बार जीत चुके हैं। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट अमूमन मतलब हम देखेंगे तो शायद कुलदीप यादव ऑप्शन में रहे तो शायद स्किप कर देंगे, नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एशिया कप चैम्पियनशिप 8th में जो 8th मतलब 8वीं बार भारत ने टाइटल जीता है उसमें कुलदीप यादव मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। और विराट कोहली 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 267 इनिंग में यह प्राप्त किया। ठीक है। अगला जो है वो यूएस ओपन, क्योंकि टेनिस में यूपीपीसीएस को हमने देखा है वो इंटरेस्टेड रहता है। तो यूएस ओपन 2023 किसने जीता, 24 ग्रैंड स्लैम के साथ ये जोकोविच ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। और महिला श्रेणी में यूएसए की कोको गॉल्फ करके जो है वो यूएस ओपन की विजेता बनी। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया ओपन भी होता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, जेनिक स्किनर। इनका नाम जेनिक स्किनर है, यहाँ पे इमेज इसीलिए लगाइए कि आपको ध्यान रहे। जेनिक स्किनर ने फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। और जो आर्याना, इनका नाम आर्याना सावालंका ऐसा करके कुछ नाम है, तो इन्होंने महिला श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। तो आर्याना ने ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला श्रेणी में और कोको गॉफ ने यूएस ओपन महिला श्रेणी में जीता हुआ है। तो आपको ये दोनों विषय ध्यान रखना है। जबकि जेनिक स्किनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और जोकोविच ने यूएस ओपन जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ओपन एक और बात से महत्वपूर्ण है क्योंकि बोपन्ना जो है भारतीय मूल के, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सावालेंका के साथ मिलकर मेंस डबल में ये खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। और इन्हें अभी हमने देखा था कि जो पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम ध्यान रखना है। उनके साथ में खिलाड़ी कौन थे, तो ऑस्ट्रेलिया की ही थे, ऑस्ट्रेलिया ओपन था इसलिए इनका नाम भी ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे कि डूरंट कप जो 2023 में मोहन बागान, ये क्लब है फुटबॉल का, भारत का सबसे बड़ा क्लब देखा जाए तो इन्होंने डूरंट क्लब 2023 को अपने नाम किया है। फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप किसने जीता, तो स्पेन ने इंग्लैंड को, यहाँ पे इंग्लैंड के साथ मैच हुआ था इनका,
इंग्लैंड को 1-0 से हराकर यह मैच जीत अपने नाम किया स्पेन ने। और पुरुष में हमने देखा था अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हराकर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। अगला है, जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और फ्रेंच ओपन हुआ था, उसी प्रकार विंबलडन चैम्पियनशिप भी होती है, जिसमें कार्लोस अल्कराज ने यह जीता था, जिसमें नोवाक जोकोविच को हराया था। नोवाक जोकोविच ने, अभी हमने देखा था कि इन्होंने यूएस ओपन जीता था और कार्लोस अल्कराज ने उन्हें विंबलडन चैम्पियनशिप में हराया और फर्स्ट टाइम विंबलडन टाइटल और सेकंड मेजर टाइटल ओवरऑल अपने नाम किया। ठीक है, ठीक है। 100 विकेट लेने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा, दीप्ति शर्मा जो भारत की अच्छी ऑलराउंडर खिलाड़ी है, वो उन्होंने 100 विकेट इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में अपने नाम किए। खेलो इंडिया यूथ गेम का 6th एडिशन कहाँ पे हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ था। इसका 6th एडिशन आपको ध्यान रखना होगा। और इसका शुभंकर कौन है? आजकल शुभंकर को लेकर जो क्वेश्चंस है वो चर्चा में रहते हैं। तो इनके जो शुभंकर थे तमिलनाडु के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, वो थी वीरा मंगई। वीरा मंगई कौन है? तो तमिलनाडु में रानी वेलु नचियार को ही वीरा मंगई के नाम से जाना जाता है। इसका परिणाम क्या रहा? इसमें महाराष्ट्र ने सबसे अधिक पदक प्राप्त किए, फिर तमिलनाडु और फिर हरियाणा। तो महाराष्ट्र आपका इसमें प्रथम स्थान पर रहा। खेलो इंडिया विंटर जो 2024 है वो लेह लद्दाख में होने वाला है, सेकंड राउंड जो है वो। और शीन एशिया शान जो है वो इसका शुभांकर है, तो आपको ध्यान रखना होगा। अगली न्यूज़ है पेरिस ओलंपिक से संबंधित। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हुआ, भारत इसमें 71वें स्थान पर रहा, जबकि टोक्यो ओलंपिक में भारत की 48वीं रैंक थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन की विशेषताएं जो देख लेते हैं कि भारत के एथलीट, उनके पदक और स्पर्धा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है जैसे टोक्यो ओलंपिक में आया था। तो मनु भाकर का संबंध जो है वो एयर पिस्टल स्पर्धा से है। मनु भाकर ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। मनु भाकर ऐसी पहली महिला है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त किए, ऐसी पहली भारतीय खिलाड़ी है। इन्हें मनु भाकर और सरबजोत सिंह को कांस्य पदक प्राप्त हुआ, ये भी 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में हुआ। स्वप्निल कुसाले जो है वो पुरुष की 500 मीटर राइफल 3 पोजीशन, इसमें एक बार लेट के, एक बार बैठ के और एक बार खड़े होकर मारना पड़ता है, तो उसमें इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया स्वप्निल कुसाले ने 500 मीटर राइफल। तो ये भी शूटिंग से संबंधित है। तीसरे हैं भारतीय हॉकी टीम जिनने कांस्य पदक प्राप्त किया। चौथा है नीरज चोपड़ा को रजत पदक प्राप्त हुआ। इन्होंने भाला फेंक में लगातार दूसरी बार पदक प्राप्त किया। इन्हें टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। फिर है एक अमन सहरावत करके, इन्हें कुश्ती में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 89.45 मीटर की दूरी तय करके रजत पदक जीता। यह उनका दूसरा ओलंपिक पदक था, जिससे वे भारत के 5वें 2 बार ओलंपिक पदक विजेता बन गए, 5th टाइम। ठीक है, मनु भाकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी शूटिंग में, है ना। वह व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धा में पदक जीतकर एक ही खेल में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। तो आपको IMP रूप से ध्यान रखना है कि मनु भाकर का संबंध किस खेल से, शूटिंग से है। भारत में निशानेबाजी में 3 पदक जीते, जिसमें स्वप्निल कुसाले हासिल 50 मीटर राइफल थ्रो में इन्होंने जीता। भारतीय एथलीटों ने तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, जूडो, इन तैराकी, टेबल टेनिस 16 खेलों में 69 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। ठीक है, लक्ष्य सेन पुरुष बैडमिंटन सेमीफाइनल में आए। पहलवान विनेश फोगाट, जैसे आप जानते हैं कि इन्हें अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। भारत ने कुल 51 ओलंपिक पदक आज तक जीते हैं, 41 यदि आपसे पूछ लिया कि भारत के द्वारा 50 से अधिक स्टेटमेंट एक आ जाए कि 50 से अधिक पदक जीते जा चुके हैं ओलंपिक में, तो कथन अपने आप में गलत रहेगा। हमने 41 पदक अभी तक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और ये ठीक है। पुरुष हॉकी टीम ने 8 स्वर्ण पदक सहित 13 पदक प्राप्त किए हैं अभी तक।
तो ये आपको ध्यान रखना है। और कुश्ती में हमने 8 पदक प्राप्त किए हैं। ठीक, अगला विषय है, जिस प्रकार से ओलंपिक था, एशियन गेम था, तो वहाँ पे पैरा एशियन गेम था, इसी प्रकार यहाँ पे पैरा ओलंपिक है। भारत ने पेरिस ओलंपिक गेम 2024 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और इसमें भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, उसके साथ ही 29 पदक प्राप्त किए हैं। ये पहली बार 1960 में रोम में आयोजित किया गया था। तो एक स्टेटमेंट वाइज यदि क्वेश्चन बनता है कि पैरा ओलंपिक इस वर्ष कहाँ पे आयोजित, तो पेरिस में हुआ, लेकिन यदि बनता है कि पहली बार कब और कहाँ, तो 1960 में रोम में आयोजित किया गया था। ठीक है, एथलीटों ने 22 खेलों में भाग लिया इसमें, जिसमें से एक व्यापक योजना बन गया और एथलेटिक प्रतिभागी प्रदर्शित करते हैं। इसका शुभांकर कौन था, तो शुभांकर में पैरालंपिक फ्रीजियन केप से प्रेरित है। ये पैरालंपिक फ्रीज करके है जो पेरिस गेम का शुभांकर है, तो आपको ध्यान रखना होगा। यह स्वतंत्रता और स्वाधीनता का प्रतीक है। इस प्रतियोगिता में शीर्ष पर चीन रहा, जिसने 94 गोल्ड मेडल जीते हैं और वो शीर्ष पर है। सेकंड स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा, जिनने 49 पदक जीते हैं। और तीसरे स्थान पर अमेरिका, जिसने 36 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने कुल 29 पदक प्राप्त किए हैं और 7 स्वर्ण पदक जिसमें शामिल है। पैरा ओलंपिक गेम्स की बात चल रही है यहाँ पे। भारत 18वें स्थान पर रहा। देखा जाए तो हम ओलंपिक गेम में 71वें स्थान पर थे और पैरा ओलंपिक में 18वें स्थान पर है। ठीक है, भारत ने प्रतियोगिता के इतिहास में 50 पदक की उपलब्धि हासिल की। यहाँ ध्यान रखना है, पैरा ओलंपिक में 50 पदक हो चुके हैं, लेकिन ओलंपिक की यदि बात आए तो ओलंपिक में भारत के भी 41 पदक हैं। ठीक है, अब कुछ जिन्हें गोल्ड प्राप्त हुआ है तो उन्हें देखना यहाँ जरूरी है, क्योंकि खेल और खिलाड़ी का नाम, क्योंकि ये जो पैरा एथलीट थे पीएम मोदी से भी मिले थे, तो हो सकता है न्यूज़ में कारण ये पूछ लिया जाए। इसमें एक है अवनी लेखारा का संबंध शूटिंग से है। शूटिंग में एक और पदक देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार का संबंध बैडमिंटन से है। सुमित अंतिल, इनका संबंध जेवलिन थ्रो से है। हरविंदर सिंह, ये आर्चरी मेंस में है। प्रवीण कुमार हाई जंप में। और नवदीप सिंह का संबंध भी जेवलिन थ्रो से है। तो यहाँ पे जेवलिन में 2, सुमित अंतिल और नवदीप सिंह जेवलिन थ्रो, नीतीश कुमार बैडमिंटन, अवनी लेखारा शूटिंग में और हरदीप सिंह इंडिविजुअल। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। यदि आप लोगों को इसी प्रकार की और सीरीज़ कंटिन्यू करना हो तो मैं डेली आपके लिए एक एक वीडियो अलग अलग टॉपिक से संबंधित इसी प्रकार का एनालिसिस करूँगा। और ये करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीपीसीएस में ही आपकी मदद करेगी, यूपीएससी में भी आजकल एक ट्रेंड है स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाने का, तो हो सकता हो वहाँ पे वन लाइनर का भी क्वेश्चन या स्टेटमेंट में फंस जाए, या फिर जो आपका बीपीएससी होने वाला है या फिर एमपीपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान का एग्ज़ाम आपको देना है, हरियाणा का देना है, सभी में स्पोर्ट्स के 1-2 क्वेश्चन आते हैं। और स्पोर्ट्स का क्वेश्चन का दायरा इन क्वेश्चन से बाहर नहीं रहेगा। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो में और क्या सुधार करना चाहिए। थैंक यू सो मच।